सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया जा रही होगी। तो मेरा नाम है रितेश मेहता और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से चैनल फील्ड ऑफ फिजिक्स में। तो अभी हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 21। ठीक है, तो भाई सभी चैप्टर खत्म ही नहीं हो रहे। कोई बात नहीं, आखिरी टॉपिक है गॉस लॉ एंड बस खत्म होने ही वाला है। कुछ सब टॉपिक्स हमें इसके पढ़ने हैं गॉस लॉ के। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, गॉस लॉ पढ़ा। ठीक है, अब गॉस लॉ से हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू। जो भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज होता था क्यू, तो हम फ्लक्स कैसे निकालते थे, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट करके। ठीक है, अच्छा, गॉस लॉ और कहाँ कहाँ काम आ सकता है, इसी लेक्चर में आज हम क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। मतलब एक गॉस लॉ जो हमने पढ़ा वो आखिर कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमने देखा हम गॉस लॉ से बहुत ही इजीली किसी क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकाल सकते हैं। हाँ, अब उसके बाद हम एक और चीज कर सकते हैं गॉस लॉ से, वो है किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं, है ना। चाहे कोई लाइन चार्ज हो, चाहे कोई चार्ज शीट हो, इन सब की हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। किसकी हेल्प से, गॉस लॉ की हेल्प से। तो ये सब हम कैसे करेंगे, ये सब कुछ हम आगे लेक्चर में देख रहे होंगे। ठीक है, बट ये सब कुछ सीखने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि इस पूरे लेक्चर के थ्रू आउट यूज होंगे। तो आओ पहले हम उन टर्म्स को समझते हैं कि आखिर ये टर्म्स हैं क्या और कैसे ये सब कुछ यूज होगा। शुरू करें आज का लेक्चर। ठीक है भाई, आओ। पहला हमारे पास टर्म क्या है, पहला टर्म है हमारे पास गॉसियन सरफेस। तो ये होता क्या है, मान लो मेरे पास कोई चार्ज है क्यू। ठीक है, उसकी शेप कुछ भी हो सकती है, कैसा भी है। अब मुझे निकालनी है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गॉस लॉ अगर मुझे अप्लाई करना है तो सबसे पहले मुझे एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो चार्ज है वो किसी क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए, है ना। तभी तो मैं गॉस लॉ की यूज कर पाऊंगा, क्योंकि गॉस लॉ क्या होता है, किसका फ्लक्स निकालना जानता है, सिर्फ और सिर्फ किसी क्लोज सरफेस का। तो मैं चाहूंगा कि वो जो चार्ज है वो किसी क्लोज सरफेस के अंदर हो। तो मैं क्या इमेजिन करूंगा कि ये जो चार्ज है वो किसी क्लोज सरफेस के अंदर हमने बंद कर दिया। उसी इमेजिनरी क्लोज सरफेस को हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। इतना आ गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, इमेजिनरी। ये असली में नहीं होता, ये इमेजिनरी होता है, एकदम ख्यालों में। और वे ख्यालों में, किसके ख्यालों में। हाँ, तो मैंने क्या कहा, गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस which encloses the charge which encloses the charge whose electric field whose electric field is to be calculated। मतलब क्या है, ये एक ऐसा इमेजिनरी क्लोज सरफेस है जो कि उस चार्ज को एनक्लोज कर देता है, बंद कर देता है अपने अंदर, जिस चार्ज की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अच्छा, अब बोलोगे कि क्लोज सरफेस तो कुछ भी हो सकता है, एक क्यूब हो सकता है, एक स्फीयर हो सकता है, एक सिलेंडर हो सकता है। तो हमें कैसे डिसाइड करना है कि हम गॉसियन सरफेस कैसा लेंगे, तो ये भी हम आगे यहाँ पे सीख रहे होंगे। बट एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी गॉसियन सरफेस लेना है वो सिमेट्रिक होना चाहिए। बोले कैसे, तो देखो, देखो, हमें पता है कि जो हमारे पास फ्लक्स होता है वो क्या होता है, गॉस लॉ के हिसाब से वो होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है गॉस लॉ के हिसाब से, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। हाँ, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन अगर मुझे आसान चाहिए, मैं तो यही चाहूंगा ना कि मेरी कैलकुलेशंस इजी रहे। तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन अगर मैं चाहता हूँ आसान रहे, तो मैं एक ऐसा गॉसियन सरफेस लूंगा जो कि सिमेट्रिकल हो। अगर मैं उसके अंदर किसी चार्ज को रखूं तो वो सिमेट्रिकल हो गॉसियन सरफेस के। तो मैं कोई ऐसा सरफेस लूंगा जो कि सिमेट्री बना रहा हो।
समझ में आया कैसा गॉसियन सरफेस लेना है? अभी आगे हम देख रहे होंगे कि हम कैसा कैसा सरफेस ले सकते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, टू मेक कैलकुलेशन इजियर, टू मेक इंटीग्रेशन इजियर, हमें क्या चाहिए होगा, वी रिक्वायर सिमेट्री, हमें चाहिए होगी सिमेट्री। बहुत बढ़िया। अच्छा ये सिमेट्री कैसे बनेगी और सिमेट्री कैसे मिलेगी, क्या है किसी दुकान पर मिलेगी? अरे नहीं नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो कैसे मिलेगी, बाय चूजिंग एन एप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस। ओए होए, क्या करना है, कैसे मिलेगी सिमेट्री, कहाँ मिलेगी, कौन सी दुकान पर मिलेगी? अरे दुकान पर नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी, बाय चूजिंग एन एप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बहुत ही फेमस लाइन है गॉस लॉ के ऊपर, एक बहुत ही फेमस लाइन है गॉस लॉ के ऊपर। बोलिए क्या है वो लाइन, बोलिए क्या है वो लाइन? वो लाइन है, गॉस लॉ इज ऑलवेज वैलिड, गॉस लॉ इज ऑलवेज वैलिड बट not always useful, but not always useful। बहुत ही अच्छी लाइन है ये। बोले क्या है कि गॉस लॉ इज ऑलवेज वैलिड, गॉस लॉ हमेशा वैलिड है बट वो हमेशा यूजफुल नहीं है। बोले हमेशा यूजफुल क्यों नहीं है? मान लो हमने कोई ऐसा गॉसियन सरफेस ले लिया जो कि सिमेट्री नहीं बना रहा, जो कि सिमेट्री नहीं बना रहा, मुझे निकालनी है एक 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 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड मैंने गॉसियन सरफेस ले लिया कुछ अजीब सा एकदम इरेगुलर शेप, तो क्या मुझे उसमें इंटीग्रेशन करने में बहुत मुश्किल होगी? हाँ, क्योंकि वो इरेगुलर है, मैं सबका एक साथ इंटीग्रेशन नहीं कर सकता हूँ। तो अगर मैं ऐसा करने लग गया तो मुझे पता नहीं कितना ही टाइम लग जाएगा पूरा इंटीग्रेशन करने में, कितना वो सब कुछ सॉल्व करने में, तो वो कुछ यूजफुल नहीं बना, उसने मेरा काम ईजी नहीं किया। जो चीज़ मैं सिंपली कर सकता था वहां से कोई भी इरेगुलर गॉसियन सरफेस लेके मेरा काम बढ़ गया। तो गॉस लॉ वैलिड तो था वहां पे भी, बट वहां पे वो यूजफुल नहीं रहा क्योंकि हमने कुछ गलत गॉसियन सरफेस उठा लिया था। तो हमें हमेशा क्या चाहिए, कोई ऐसा गॉसियन सरफेस चाहिए जो कि सिमेट्री बनाए। तो क्या समझ में आ रहा है? हाँ, अभी सिमेट्री वाली चीज़ को हम और ज़्यादा आगे देखेंगे तो और अच्छे से हमें वो चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो तब तक इतना छापो। हो गया? मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं। अभी अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, हमने गॉसियन सरफेस देख लिया, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसी भी चार्ज का, किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो हम कुछ स्टेप्स पढ़ लेते हैं, फिर उन्हीं स्टेप्स को हम हर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या है वो स्टेप्स, क्या है टॉपिक लिखना, स्टेप्स टू फाइंड, steps to find या steps to calculate electric field of a charge distribution using गॉस लॉ। कि गॉस लॉ की हेल्प से हम कैसे किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, मान लो मुझे कोई चार्ज दिया हुआ है, अब अगर मुझे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है गॉस लॉ अप्लाई करके, तो सबसे पहले जो मेरा स्टेप होगा वो क्या होगा कि मैं इसके अगल बगल एक गॉसियन सरफेस बना लूँ।
जिसकी वजह से वो चार्ज जो है वो किसी क्लोज सरफेस के अंदर आ जाए, क्योंकि अगर क्लोज सरफेस होगा तभी तो मैं गॉस लॉ को अप्लाई कर पाऊंगा। तो पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस। बहुत बढ़िया। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप क्या है, गॉसियन सरफेस must be symmetric to charge distribution। गॉसियन सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिक टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस मस्ट पास थ्रू the point where electric field is to be calculated। इसका मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास कोई चार्ज है एंड उससे r डिस्टेंस दूर मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो मेरा गॉसियन सरफेस होगा वो इस r डिस्टेंस के बाद इस पॉइंट के थ्रू पास करना चाहिए। मतलब जो गॉसियन सरफेस की बाहर वाली लेयर होगी, वो जो सरफेस होगा वो उस पॉइंट से पास करना चाहिए जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इतना आया, इतना आ गया। ठीक है, अब ये चीज क्यों करनी है, ताकि जब मैं पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन करूं तो उस इंटीग्रेशन में वो पॉइंट आ जाए जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो जब वो इंटीग्रेशन होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्यों, क्योंकि गॉसियन सरफेस खुद उसी पॉइंट से पास कर रहा था। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या है, ट्राई टू मेक एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ट्राई टू मेक एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर लाइक 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि जो भी हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे, अब कोई सरफेस का कुछ एरिया वेक्टर तो होगा ही, हाँ, और उस चार्ज की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो हमें कुछ ऐसा सरफेस चुनना है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है, या तो वो 0 डिग्री बने, या तो वो 90 डिग्री बने, या तो वो 180 डिग्री बने। बोले ऐसा क्यों, क्योंकि जो फ्लक्स होता है वो क्या था, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए को मैं क्या लिख सकता हूं, ई डी ए कॉस थीटा, है ना। अब अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो कॉस 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 डिग्री 0 हो जाएगा। अगर थीटा 180 डिग्री होगा तो कॉस 180 डिग्री -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही हैं वो +1, 0 या -1, ऐसी कोई इजी वाली वैल्यूज आ रही हैं इन सभी एंगल्स पे। तो हमारी कैलकुलेशन इजी बन जाएगी, इसी वजह से ऐसा कहा गया, है ना। हालांकि जरूरी नहीं है, बट अगर हम ये चीज नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो हमारी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो हमें कोई ऐसा सरफेस लेना है, हालांकि जो हमारे सिलेबस में है तो वो ऐसा ही है, या तो 0 डिग्री होगा, या तो 90 डिग्री, या तो 180 डिग्री, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। इतना सब कुछ करने के बाद, आखिरी स्टेप क्या है, अप्लाई गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो कितना होता है, ई डॉट डी ए,
और यही फ्लक्स किसके बराबर होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट के। ये फॉर्मूला हमें अप्लाई कर देना है, ये फॉर्मूला हमें अप्लाई कर देना है। क्या इतना आया, क्या इतना आया, है ना। स्टेप समझ में आ गए। पहले कोई भी चार्ज है उसकी अगल बगल गॉसियन सरफेस बना लो। वो सरफेस ऐसा होना चाहिए कि वो चार्ज के सिमेट्रिकल हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट, वो जो सरफेस है वो उस पॉइंट से पास करना चाहिए जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है हमारे पास, कि ट्राई करना है हमें कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर या तो वो 0 डिग्री हो, 90 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। बहुत बढ़िया। अगला क्या है, अगला और आखिरी पॉइंट, अप्लाई गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ठीक है, तो अभी हम ये सब कुछ अप्लाई करके देखेंगे तभी हमें और अच्छे से आ पाएगा, ठीक है। तो इतना छापो, स्टेप्स को लिखना है, अच्छे से देखना है, फिर इनको हम यूज करके दिखाएंगे कि आखिर इन सब स्टेप्स को कैसे यूज करना है। हो गया, मीटा दूं, बताओ बताओ बताओ। ओके ओके ओके। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं किसी ऐसी बॉडी का जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमें आता है, ताकि हम इन स्टेप्स को समझ पाए। उसके बाद हम कोई और बॉडी ले लेंगे। तो सबसे पहले एंड सबसे इजी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी आती है वो किसकी है, किसी पॉइंट चार्ज की। हाँ, कोई पॉइंट चार्ज है एंड उससे आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, सभी को पता है, ठीक है। हम यही चीज गॉस लॉ से डिराइव करके देखते हैं। अब सबसे पहली एप्लीकेशन, अभी टॉपिक डाल दो, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। पहली एप्लीकेशन क्या है, सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट चार्ज बना लेता हूं, कोई दिक्कत, अरे नहीं नहीं, काहे की दिक्कत। तो ये है प्लस क्यू, है ना, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे इस प्लस क्यू से आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो इस प्लस क्यू से आर डिस्टेंस दूर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत, इसको ना थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस प्लस क्यू से आर डिस्टेंस दूर। हालांकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, बट अभी हम गॉस लॉ लगा के देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था कि वो गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल होना चाहिए। तीसरा क्या था, वो इस पॉइंट से पास करना चाहिए, वो इस पॉइंट से पास करना चाहिए जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो एक बात बताओ, एक पॉइंट चार्ज है, उसके लिए सबसे सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस क्या होगा, एक स्फीयर। ऐसा समझो, एक बड़े स्फीयर के अंदर हमने एक छोटा स्फीयर रख दिया जिनका सेंटर सेम है, कंसेंट्रिक स्फीयर्स की एक छोटी सी बॉल है एंड इसके और ये बॉल एक बड़े से बॉल के अंदर है, एकदम सिमेट्री बन जाएगी, है ना। तो ये एक छोटा सा बॉल है एंड ये एक बड़े से बॉल के अंदर है। अरे वाह, आहा, भाई साहब यहाँ से थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करनी है, बाकी क्या तो स्फीयर बनाए, ओए भाई।
ठीक है, चलो इतना आ गया। मान लो ये बड़ा सा स्फीयर है, ये हमने क्या बना दिया, गॉसियन सरफेस बना दिया। एंड ये कैसा शेप है, स्फेरिकल शेप का है। अब उसके अंदर ही है हमारा पॉइंट चार्ज। क्या सिमेट्री दिख रही है कि एक बड़े से स्फीयर के अंदर एक छोटा सा पॉइंट चार्ज, ठीक है। एंड इसका रेडियस कितना हुआ, इस स्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा आर, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज तो बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है। ये आर डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका रेडियस, ठीक है। तो हमने गॉसियन सरफेस कैसा बनाया, स्फेरिकल बनाया। है ना, ठीक है। अब पहले 3 पॉइंट्स, पहले 3 स्टेप्स क्लियर हो गए। पहला, ड्रॉ गॉसियन सरफेस। दूसरा, सिमेट्रिकल होना चाहिए, भाई सिमेट्रिकल भी है। तीसरा, ये गॉसियन सरफेस उस पॉइंट के थ्रू पास करना चाहिए जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एंड ये यहाँ से पास भी कर रहे हैं। तो तीनों पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है। अभी हमें पता है कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहाँ होगी, कहाँ होगी, कहाँ होगी, इस पॉइंट से दूर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। पॉजिटिव चार्ज से दूर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ बहुत बढ़िया। अभी यहीं पे मैं एक छोटा सा एरिया का टुकड़ा काट लेता हूँ। छोटा सा एरिया का टुकड़ा मैंने काट दिया। अब यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा इसी पॉइंट पे, क्या वो बाहर की तरफ होगा, डीए, डीए वेक्टर, है ना। बाहर की तरफ भी होगा डीए वेक्टर, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, अरे 0 डिग्री। मतलब फोर्थ स्टेप भी क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, उनके बीच एंगल कितना है, 0। ओए होए 0, ठीक है। तो लास्ट स्टेप क्या था, अप्लाई गॉस लॉ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, या एक काम करते हैं ऐसे लिखते हैं, अरे कैसे लिखेंगे, ऐसे, बाय गॉस लॉ by Gauss law, close integration of E dot dA is equals to Q by epsilon naught। ये Q कौन सा होता था, ये वो चार्ज होता था जो कि गॉसियन सरफेस के अंदर है। बहुत बढ़िया। ये क्या बन जाएगा, E डॉट डी ए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा E डी ए cos थीटा इज इक्वल्स टू Q by epsilon naught। ये क्या बनेगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई, छी क्या हो गया, अरे यार छी 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 छी, हाँ क्या हो गया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 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 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो थीटा कितना आ गया 0 इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक चीज देखना, कोई भी पॉइंट चार्ज हो उससे आर डिस्टेंस दूर, उससे आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा, अगर हम किसी और पॉइंट को देखें, मान लो ये पॉइंट, क्या यहाँ पे भी ये डिस्टेंस आर ही होगा, हाँ यहाँ पे भी आर ही होगा, क्योंकि ये चार्ज एकदम सेंटर पे है, इसीलिए तो हमें सिमेट्री चाहिए थी। अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो क्या ये डिस्टेंस भी आर ही होगा, हाँ। इसका मतलब हर जगह पे, इस पूरे गॉसियन सरफेस के हर जगह पे अगर मैं देखूं तो उस सभी का डिस्टेंस आर ही होगा पॉइंट चार्ज से, हाँ। अच्छा, अगर सभी का डिस्टेंस सेम है एंड ये चार्ज भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम आएगी, यहाँ पे भी इतनी आएगी, यहाँ पे भी के क्यू बाई आर स्क्वायर आएगी, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी। इसका मतलब आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। एंड एक कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है, हाँ। तो अंदर क्या बच गया, डी ए, क्योंकि cos 0 क्या होता है 1। अब समझ में आया कि हमें सिमेट्री क्यों चाहिए थी, क्योंकि अगर सिमेट्री आई तो ये सारे डिस्टेंस बराबर हो गए। जब ये डिस्टेंस बराबर हो गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर डिस्टेंस के लिए कांस्टेंट हो गई, मतलब हर पॉइंट के लिए कांस्टेंट हो गई। यहाँ पे भी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे भी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे भी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, डिस्टेंस कैसे कांस्टेंट हुआ, सिमेट्री की वजह से। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गई,
और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन से बाहर आई तो हमारा इंटीग्रेशन इजी हो गया। अब समझ में आया कि ये सब कुछ हमने क्यों करा था, कि सिमेट्री चाहिए, सिमेट्री चाहिए, सिमेट्री चाहिए, इसीलिए हमें सिमेट्री चाहिए। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे देखना, छोटे से एरिया का इंटीग्रेशन कितना होगा, छोटे से एरिया का इंटीग्रेशन कितना होगा, ए, छोटे से एरिया का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ठीक है, अब एक स्फीयर का पूरा सरफेस एरिया कितना होता है, एक स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। क्या ये रेडियस है, हाँ भाई यही रेडियस है, इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखो 4 पाई नीचे आया तो क्या बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड ये आर स्क्वायर भी नीचे आया तो क्या बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या ये इसी के बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, एंड के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्या पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यही होती है ना। तो क्या हमने गॉस लॉ से एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, कितनी आती है के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। फील आई, समझ में आया थोड़ा बहुत कि हमें कैसे करना है, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, आ गया इतना, ओके भाई छापो इसको। हाँ अब ये मत कहना कि ये तो हमें आता है, फॉर्मूला हमें पता है, हम क्यों छापें, छापना है। हो गया, मिटा दूं, ओके। अगली एप्लीकेशन हमारे पास क्या है, अगली एप्लीकेशन हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू hollow non-conducting hollow non-conducting sphere या तो कंडक्टिंग स्फीयर और शेल। अब बोले इसका मतलब क्या है भाई साहब, इतने सारे नाम देती है। तो देखो कंडक्टिंग स्फीयर या तो शेल, शेल का मतलब क्या होता है हॉलो स्फीयर, ठीक है, जो अंदर से खाली हो, एकदम वैसे, एकदम तुम्हारे वैसे खाली हो एकदम। बोले क्या सच कैसे, अरे तुम्हें पता है कैसा खाली हो, ठीक है। तो क्या हो, अंदर से खाली हो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई स्फीयर है जो कि कंडक्टिंग है, एंड अगर मैं उसके ऊपर कोई चार्ज रख दूँ, एक कंडक्टिंग स्फीयर है एंड मैं उसको कुछ चार्ज दे दूँ, तो मैंने एक चीज़ समझाई थी इनिशियली वाले लेक्चर्स में, समझाई थी कि अगर कोई भी कंडक्टर है एंड अगर मैं उसको चार्ज दे दूँ तो वो चार्ज हमेशा उसके सरफेस पे टिक जाता है। तो अगर एक कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर मतलब अंदर से भरा हुआ है, सॉलिड स्फीयर, एंड शेल का मतलब अंदर से खाली है, तो चाहे वो भरा हुआ हो अंदर से, चाहे वो खाली हो, अगर मैं उसको कुछ भी चार्ज दूंगा तो वो उसके बाहर सरफेस पे आके बैठ जाएगा। हाँ, भले ही अंदर भरा हुआ है बट फिर भी चार्ज अंदर नहीं जाएगा, वो उसके बाहर सरफेस पे ही रहेगा। ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है।
इसका मतलब इन दोनों ही केसेस में जो चार्ज है वो सरफेस पे रहेगा। अच्छा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एंड कैसा वाला, हॉलो वाला, जो कि अंदर से खाली हो। अब अगर मैं इसको चार्ज दूं, ये तो नॉन कंडक्टिंग है, बट बट ये अंदर से खाली भी है, तो मैं इसको जो भी चार्ज दूंगा वो तो बाहर ही रहेगा। बोले हाँ, अंदर क्यों नहीं रह सकता, अरे अंदर कुछ है ही नहीं, तो अंदर चार्ज कैसे जाएगा? चार्ज किसी बॉडी पे ही होगा ना। अब अंदर जब सब कुछ खाली है तो अंदर कुछ कैसे जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, तो चार्ज बाहर ही रहेगा। इसका मतलब ये तीनों केसेस कैसे हैं, जब चार्ज किसी स्फीयर के सरफेस पे हो, जब चार्ज किसी स्फीयर के सरफेस पे हो। यहाँ पे भी सरफेस में रहेगा कंडक्टिंग में, एंड नॉन कंडक्टिंग में सरफेस पे कब रहेगा, जब वो अंदर से खाली हो। अच्छा, अगर अंदर से भरा हुआ होता तो यहाँ लिखा होता सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो अगर अंदर से भरा हुआ होता तो हम चार्ज को जहां रखते हैं वो चार्ज वहीं रहता। ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर वो अंदर से भरा हुआ है एंड अगर मैं एक चार्ज को बाहर रखूँ उसके सरफेस के, तो वो बाहर रहेगा। अगर मैं अंदर रखूँ तो वो अंदर रहेगा। ठीक है, तो वहां पे चार्ज कहीं भी जा सकता है, अंदर बाहर दोनों रह सकता है, इसीलिए वो केस हमने नहीं लिया। वो एक डिफरेंट केस है जिसको हम एक डिफरेंट एप्लीकेशन में देख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कौन सा केस है, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एंड कंडक्टिंग स्फीयर या शेल। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है चार्ज स्फीयर, तो इसको यही वाला केस मानना है। ठीक है, इसको यही वाला केस मानना है कि वो कंडक्टिंग है, मतलब उसके चार्ज सरफेस पे है। ठीक है, ये है डिफॉल्ट केस हमारा, कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया गया कि वो स्फीयर कैसा है, तो हम इसको यही वाला मानेंगे। ओके, ठीक है। तो एक चार्ज स्फीयर बनेगा कैसे, आओ भाई देखते हैं कैसे बनेगा। अरे कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ओए होए 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 होए, वाह, छी छी, क्या कर दिया ये? अरे यार छी। हम्म, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास बन गया, ये हमारे पास बन गया स्फीयर। अब अंदर से खाली है, भरा हुआ है, कुछ भी मतलब नहीं है। बोले क्यों, क्योंकि चार्ज तो बाहर ही रहेगा, है ना। ठीक है, तो चार्ज तो बाहर ही रहेगा, तो इसलिए हम बाहर चार्ज बना देते हैं इसके। एंड ये कैसा चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज, मतलब हर इक्वल डिस्टेंस पे, हर इक्वल एरिया पे इक्वल चार्ज बटा हुआ है एकदम। ठीक है, अभी पहला स्टेप क्या था, ड्रॉ गॉसियन सरफेस। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या था कि गॉसियन सरफेस उस सरफेस के थ्रू पास, उस पॉइंट के थ्रू पास करना चाहिए जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, एंड तीसरा क्या था कि वो सिमेट्रिकल भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी है। तो सबसे पहला जो केस आता है वो होता है, ओए बी क्यों लिख दिया भाई साहब, ए आया नहीं है, सबसे पहले बी आ गया, बताओ। अरे बी फॉर कौन है, बी फॉर कौन है, पता नहीं कौन है, किस किस का नाम बी से है। भुवनेश्वर कुमार, ओए होए, बुमराह, ओए होए होए होए, और कौन है। ठीक है, अभी इस सब को छोड़ो, पहले क्या है, इनसाइड स्फीयर। बोले स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ओ भाई साहब, ये कैसे निकालेंगे, तो देखो, ये है सेंटर। ओए होए, कौन सा सेंटर, सेंटर फ्रूट की सेंटर फ्रेश, ओए होए वो वाला नहीं, सेंटर मतलब ये है इस स्फीयर के बीचों बीच वाला पॉइंट। ओके, अभी हमें कहाँ निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड स्फीयर। तो स्फीयर के अंदर तो कहीं पे भी निकाल सकते हैं। हाँ, तो मान लो इस स्फीयर के अंदर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, निकाल सकता हूँ, हाँ। तो अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मुझे एक ऐसा गॉसियन सरफेस चाहिए जो कि यहाँ से पास करे। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। बिल्कुल भाई बनाओ, किसने मना किया। बोले गॉसियन सरफेस किस शेप का बनेगा, किस शेप का बनेगा। अरे यार वो तो कैसा बनेगा, अगर ये स्फीयर है तो गॉसियन सरफेस पे मस्त सिमेट्रिकल एक स्फीयर बनना चाहिए। हाँ, अगर ये स्फीयर है तो गॉसियन सरफेस भी कैसा बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, एक स्फीयर ही बनना चाहिए, मस्त सिमेट्री आ जाएगी। हाँ बोले, बात तो एकदम सही है। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस कैसा बना, वो भी एक स्फीयरिकल ही शेप का बन गया। ओके 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 ओके, एंड कहाँ निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड,
सेंटर से मान लो ए डिस्टेंस दूर निकालनी है, सेंटर से ए डिस्टेंस दूर निकालनी है। बहुत बढ़िया। एंड ये जो पूरा स्फीयर है ना बाहर वाला, गॉसियन सरफेस नहीं, ये जो बाहर वाला स्फीयर है उसका रेडियस है मान लो आर, कैपिटल आर। क्या कोई दिक्कत? बोले नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एंड इस स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है वो है क्यू, प्लस क्यू। क्या कोई दिक्कत? अरे बोले कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, अगर ये अंदर से, मुझे अंदर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से ए डिस्टेंस दूर, तो मैं क्या देखूंगा कि ये है मेरे पास गॉसियन सरफेस। अब एक चीज देखो, इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर क्या कोई भी चार्ज है? बोले नहीं, चार्ज तो बाहर है सरफेस पे, अंदर तो कोई भी चार्ज नहीं है। अगर कोई चार्ज एंक्लोज ही नहीं है तो उसकी वजह से कुछ फ्लक्स ही नहीं है। हाँ, अब अगर फ्लक्स ही जीरो है, मतलब कोई चार्ज ही नहीं है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से निकालूं? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। बोले क्यों? क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। अब जब इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो मैं किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं भाई? किसी की नहीं, क्योंकि चार्ज तो बाहर है, चार्ज तो बाहर है। इतना आया? इतना आया? तो मैं क्या लिखूंगा? मैं क्या लिखूंगा? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो मैं क्या लिखूंगा? सिंस देयर इज नो एंक्लोज चार्ज, कोई भी चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है ही नहीं। ओए कौन ले गया चार्ज को? ठीक है, तो कोई भी एंक्लोज चार्ज है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो जीरो जीरो। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? जीरो। अब अगर ये जीरो हो गया तो ई डॉट डी ए भी क्या हो जाएगा? जीरो। हाँ, अब क्या डी ए जीरो हो सकता है? अरे नहीं 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 नहीं। तो यहाँ पे अगर ये चीज जीरो है तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज ऑल्सो जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज ऑल्सो जीरो जीरो जीरो। इतना आया? ठीक है। तो अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है। बहुत बढ़िया। बी क्या है? आउटसाइड स्फीयर। ओए होए, यहां से लिख दिया मैंने। एक काम करो, बोली कौन से काम करें? इस इनसाइड स्फीयर वाले को छाप लो, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। छापो भाई, मुझे क्या देख रहे हो बताओ? देख रहे हो मुझे? हो गया? छाप दिया? ओके 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 ओके। बी पॉइंट क्या है? आउटसाइड स्फीयर। अरे स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ठीक है भाई, निकाल देंगे, कौन सी बड़ी बात है। आउटसाइड स्फीयर। तो अगर मुझे बाहर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा? एक गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो मुझे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी है? बोले सेंटर से, इस स्फीयर के सेंटर से 8 डिस्टेंस दूर। बोले यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है भाई, निकाल देंगे। तो पहले मैं एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। अब एक स्फीयर के लिए सबसे बढ़िया गॉसियन सरफेस क्या होगा? एक दूसरा स्फीयर बड़ा वाला, हाँ, जो कि सिमेट्री प्रोवाइड करेगा। बोले हाँ, बात तो सही है। तो मैं क्या करूँगा? एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। ओए होए होए होए, क्या स्फीयर बन गया भाई साहब। देख रहे हो, दिन पर दिन मेरी आर्ट बढ़ती जा रही है, मेरी आर्ट स्किल्स इम्प्रूव होते जा रहे हैं। ओए होए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये है हमारे पास एक स्फीयर, एंड इसके ऊपर बाहर है हमारे पास एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। क्या है? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये बताना है ना? जब एग्जाम वगैरह में बनाओगे, अगर किसी का बोर्ड्स है तो ये डेरिवेशन बोर्ड्स में पूछते हैं। ठीक है, एंड वहां पे ये गॉसियन सरफेस बना के इनको बताना है कि ये है हमारे पास एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ओके, बता देंगे भाई। और क्या हुआ? ठीक है, अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे देखना।
मैंने एक छोटा सा मोटा सा एरिया ले लिया, छोटा सा एरिया ले लिया। अब ये देखो, ये है पॉजिटिव चार्ज। हाँ, अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर भागती है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर भागती है। हाँ, जैसे तुम्हारा गुड लक तुमसे दूर भागता है, बोले ये कंडीशन तो मेरे साथ भी है। एंड ये है हमारा एरिया वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे, अप्लाइंग गॉस लॉ, गॉस-चिचाका लॉ, गॉस-चिचाका लॉ क्या है? गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, है ना। बोले हाँ। अब देखना, अब एंक्लोज चार्ज कितना है इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर? एंक्लोज चार्ज कितना है? बोले प्लस क्यू, है ना। बोले प्लस क्यू, इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा प्लस क्यू चार्ज बैठा हुआ है ना। तो ये कितना आ जाएगा, प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बोले हाँ, बात तो सही है। अरे बोले हाँ, बात तो सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालूं, या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालूं, या मैं यहाँ पे निकालूं, या मैं यहाँ पे निकालूं, अगर ये पूरा सिमेट्रिकल है तो ये डिस्टेंस भी आर होगा, ये डिस्टेंस भी आर होगा, ये डिस्टेंस भी आर होगा, मतलब सभी डिस्टेंसेस आर होंगे ये वाले, क्योंकि ये पूरा सिमेट्रिकल है। अब अगर सभी डिस्टेंसेस आर होंगे, इसका मतलब यहाँ पे हर पॉइंट पे, यहाँ पे हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कांस्टेंट आएगी। बोले हाँ, इसका मतलब इस गॉसियन सरफेस के लिए हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। हाँ, तो अगर वो कांस्टेंट है तो ई बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, क्योंकि cos 0 कितना होता है 1 इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बोले हाँ, बात तो सही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे देखो, डी ए का इंटीग्रेशन, छोटे से एरिया का इंटीग्रेशन बड़ा इंटीग्रेशन, तो ये कितना आ जाएगा, ई ए इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये एरिया लेना किसका है, ये एरिया लेना है, ये एरिया लेना है, ये एरिया लेना है गॉसियन सरफेस का। बोले गॉसियन सरफेस का क्यों? क्योंकि ये जो हमने डीए लिया था वो किसका लिया था, गॉसियन सरफेस का, तो ये पूरा एरिया में हम किसका लेंगे, गॉसियन सरफेस का। बोले हाँ, तो इस पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा, ये पूरा एक बड़ा सा स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर, तो इस पूरे का एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। बड़े हाँ, अरे 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 अरे, तो ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो पिछले वाले केस जैसा है कुछ। अरे हाँ, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, जो कि किसके जैसा है, ये किसके जैसा मतलब किसके बराबर है, के क्यू बाई आर स्क्वायर के। बोले हाँ, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली किसकी, एक चार्ज्ड स्फीयर की, जिसके ऊपर सारा का सारा चार्ज हो उसके सरफेस पे है। बट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ गई, एकदम पॉइंट चार्ज की तरह आ गई, एकदम पॉइंट चार्ज की तरह आ गई। अगर ये पूरा प्लस क्यू, अगर ये पूरा प्लस क्यू यहाँ पे होता, है ना, अगर ये पूरा प्लस क्यू इस गॉसियन सरफेस के सेंटर पे होता यहाँ पे, एंड ये होता हमारा पूरा गॉसियन सरफेस, है ना, है ना, गॉसियन सरफेस होता आर रेडियस का, क्या तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आती है यहाँ पे? बोले हाँ, तब भी कितनी आती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, अभी भी कितनी आ रही है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब, इसका मतलब क्या मैं ये लिख सकता हूं कि दिस चार्ज स्फीयर acts like a point charge plus q concentrated
गॉसियन सरफेस कि ये जो चार्ज स्फीयर है पूरा का पूरा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, के क्यू बाय स्क्वायर, एंड वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक पॉइंट चार्ज की तरह, जिसके ऊपर सेम चार्ज है, जितना इसके ऊपर चार्ज है उतना ही चार्ज इसके ऊपर है, ठीक है। लाइक अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू कंसंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ गॉसियन सरफेस। मतलब अगर इस पूरे स्फीयर का चार्ज मैं पूरा कंसंट्रेट करके एकदम मिला के इसके सेंटर पे रख दूं, क्या तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आएगी? बोले हाँ, क्योंकि अगर मैं सारा चार्ज कंसंट्रेट करके सेंटर पे रखूंगा तो वो एक पॉइंट चार्ज बन जाएगा, एंड पॉइंट चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये जो पूरा स्फीयर है वो पूरा किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट कर रहा है, जिसका हमने सारा चार्ज कंसंट्रेट करके सेंटर पे रख दिया हो, ठीक है। इतना आया, इतना आया है ना, इतना आ गया, अरे बोले है ना, क्या ये चीज दिख रही है? सरफेस नहीं दिख रहा है ना, सरफेस नहीं दिख रहा है ना। क्या लिखा हुआ है? एट द सेंटर ऑफ गॉसियन सरफेस। आ गया इतना, आ गया इतना, ठीक है। अब इतना एक बार छापो। हाँ अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा और है, ठीक है। इतना एक बार छापो, हो गया, छाप लिया है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मिटा दूँ इसको, मिटा दूँ इसको। अभी आउटसाइड स्फीयर वाला ही केस है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, एक और चीज दिखानी है। तो आउटसाइड स्फीयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी आई, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इस पूरे स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज था वो था प्लस क्यू। क्या वो चीज याद है जब मैंने पढ़ाई थी सरफेस चार्ज डेंसिटी? वो क्या होता था कि पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज स्टोर्ड है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होता था, क्यू बाई ए, क्यू बाई ए। है ना। अब अगर किसी क्वेश्चन में हमें ये क्यू चार्ज नहीं दिया हुआ, उसकी जगह हमें इस स्फीयर का सिग्मा दिया हुआ है, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसका क्यू कैसे निकालेंगे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? या तो हम इसको सिग्मा ए लिख देंगे, क्यू को हम क्या लिख देंगे, सिग्मा ए लिख देंगे, ठीक है, एंड देन वहां से क्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे। दूसरा रास्ता हमारे पास क्या है, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। बोले ये क्या है, एरिया को ये कैसे रख दिया? अभी तक तो हमने एरिया को 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर रखा था, अभी ये कैसे रख दिया? तो देखो वो जो एरिया था गॉस लॉ में जो हमने अप्लाई किया था, वो किसका एरिया था, इस गॉसियन सरफेस का एरिया था। अभी जो मैंने एरिया लिया है इसको मैं ए डैश लिख देता हूं, ये किसका एरिया लिया है, इस स्फीयर का एरिया ले लिया है, इस स्फीयर का। बोले अब ये स्फीयर का एरिया क्यों लिया? तो देखो ये जो चार्ज है वो किसके ऊपर है, स्फीयर के ऊपर, तो एरिया किसका दूंगा, स्फीयर का ही तो दूंगा, कॉमन सेंस। पिछले केस में मैं अप्लाई क्या कर रहा था, गॉस लॉ। मैंने छोटा एरिया कौन सा लिया था, गॉसियन सरफेस का, तो मैं बड़ा एरिया भी किसका लेता, गॉसियन सरफेस का ही तो लेता। हे भगवान। तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लाइट चली गई थी जिस वजह से लेक्चर को हमें बंद करना पड़ा था। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं क्या कह रहा था कि जब हम क्यू चार्ज निकालेंगे इस स्फीयर के ऊपर वाला, तो हम कैसे निकालेंगे, सिग्मा इंटू एरिया। अब क्योंकि ये चार्ज इस स्फीयर के ऊपर है, तो ये जो एरिया भी यूज होगा वो किसका यूज होगा, स्फीयर का। एंड किसी भी स्फीयर का, एंड स्फीयर का, ठीक है, एंड किसी भी स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या होता है, उसका रेडियस। अब इस वाले स्फीयर का रेडियस कितना है, कैपिटल आर। इस वाले स्फीयर का रेडियस कितना है, कैपिटल आर। तो हमने यहाँ पे ये रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं इस क्यू की जगह ये रख दूँ तो
रख सकता हूँ, हाँ भाई रख सकता हूँ। 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखो 4 पाई कट गया, 4 पाई कट गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। कितना आया, कितना आया? तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, आउटसाइड स्फीयर एट अ डिस्टेंस आर, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर। आया ना कि इसके सेंटर से आर डिस्टेंस दूर जाके जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इतनी भी आ सकती है। तो पहला फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला क्या है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। इतना आया, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब इतना छापो, हाँ छापो। अभी एक और चीज है, एक आखिरी चीज। हो गया इतना, छापो भाई छापो। हो गया, ठीक है। तो हमने दो चीजें देख ली हैं। पहला हमने इस स्फीयर के अंदर इनसाइड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जो कि आई 0। फिर हमने बाहर निकाली जो कि आई के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब हम देखते हैं एट सरफेस, एट सरफेस कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसी स्फीयर के सरफेस पे निकालनी है, मतलब ये स्फीयर है एंड इसी के ये सरफेस पे निकालनी है ना, ये पूरा सरफेस है ना, ये पूरा इस स्फीयर का सरफेस है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसी सरफेस के ऊपर निकालनी है। अब क्या होगा, जब मैं सरफेस की बात करूंगा तो ये आर डिस्टेंस किस में बदल जाएगा, अगर ये आर डिस्टेंस इस कैपिटल आर डिस्टेंस के बराबर होता, देखो अगर मुझे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो जो मैं सेंटर से डिस्टेंस लूंगा वो कौन सा लूंगा, ये कैपिटल आर, क्योंकि सेंटर से कैपिटल आर डिस्टेंस दूर अगर मैं जाऊं तो क्या सरफेस आ जाएगा, बोले हाँ। इसका मतलब मैं जो भी डिस्टेंस लूंगा वो इसी आर रेडियस के बराबर लूंगा, तभी मैं सेंटर से लेके इस सरफेस तक आ पाऊंगा, बोले हाँ बात तो सही है। तो इसका मतलब अगर मैं स्मॉल आर की जगह यहाँ पे कैपिटल आर यूज करूँ कि जो सेंटर से डिस्टेंस है वो स्मॉल आर नहीं बल्कि कैपिटल आर है, वो डिस्टेंस इसके बराबर है, तो मैं सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ, बोले हाँ। कहना क्या चाहते हो, देखो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट से गॉसियन सरफेस बनाओ, है ना। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी है, यहाँ निकालनी है, सरफेस पे भाई, सरफेस पे निकालनी है। अब डिस्टेंस जो भी होगा वो सेंटर से लेके सरफेस तक का होगा, हाँ। अब सेंटर से लेके सरफेस तक का डिस्टेंस कितना होता है, रेडियस के बराबर। तो ये जो आर डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, रेडियस के बराबर, यही तो कह रहा हूँ, हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। जहां जहां स्मॉल आर आ रहा था वहां पे हम कैपिटल आर यूज कर देंगे, क्योंकि अब ये डिस्टेंस किसके बराबर है, कैपिटल आर के, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो अभी स्मॉल आर किसके बराबर है, स्मॉल आर खुद कैपिटल आर के बराबर है, तो ये आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कट जाएगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखना, क्योंकि ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, तो ये जो सिग्मा है वो एक कांस्टेंट बन हो जाएगा। फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा इज कांस्टेंट एंड एप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट होता है। मतलब इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आएगी, किसके बराबर आएगी, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो एट सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इतना आया, एट सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, ठीक है, इस पूरे सरफेस पे।
है ना, इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। एंड यही एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कब पूछा गया था? ये पूछा गया था, ये पूछा गया था, ये पूछा गया था जे मेंस, JEE मेंस 2024 में यही एक्सप्रेशन पूछा गया था। आ गया था, आ गया था। तो यही है हमारी डेरिवेशन, यही है हमारी डेरिवेशन किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, या तो कंडक्टिंग स्फीयर और शेल, और नॉन कंडक्टिंग कैसा? हॉलो स्फीयर, अंदर से खाली। तो छापो इसको। तीन केसेस, तीनों ही एग्जाम में आ सकते हैं, इनसाइड, आउटसाइड एंड एट सरफेस। छापो। हो गया? मिटा दूं? ओके भाई, ओके ओके ओके। अच्छा एक चीज, एक चीज, एक चीज, एक चीज, लास्ट लास्ट लास्ट। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो वो कैसा बनेगा? अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो वो कैसा बनेगा? बोले बाबू तो बढ़िया बनेगा। अरे भाई, कैसे बातें करते हो? छी छी। हाँ, तो ये है हमारा ग्राफ, ये है हमारा जिराफ। अरे जिराफ नहीं भाई, गिराफ। ये है हमारा स्फीयर, ये है हमारा स्फीयर। तो देखो, तो देखो, यहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ है डिस्टेंस आर। तो देखो डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर, तो देखो सेंटर से लेके, सेंटर से लेके, सेंटर से लेके बाहर तक, देखो यहां से लेके यहां तक, ये तो सरफेस हो गया ना। हाँ, इसके अंदर, इस स्फीयर के अंदर, इस स्फीयर के अंदर मतलब यहां से लेके सेंटर ओ से लेके यहां तक ये पूरा इनसाइड है, ये भी पूरा इनसाइड है। मतलब इनसाइड तो क्या होती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती थी। हाँ, इसका मतलब जीरो से लेके आर तक, जीरो से लेके आर तक, जीरो से लेके पूरा आर तक जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी थी? जीरो। एट डिस्टेंस आर, एट डिस्टेंस आर मतलब एट सरफेस, ये आर क्या है? सरफेस वाला केस ही तो हो गया जब डिस्टेंस रेडियस के बराबर है। तो सरफेस पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी? कितनी आती थी? अरे भाई कैसे लिखूं, कैसे लिखूं, कितनी आएगी? है ना, एट डिस्टेंस आर, एट डिस्टेंस आर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी आती थी? कितनी आती थी? के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। तो इस पॉइंट पे इतनी आती थी। ठीक है, अब उसके बाद, इसके बाद अगर मैं आर डिस्टेंस से भी आगे बढ़ जाऊं तो ये वाला आ जाएगा, आउटसाइड वाला केस। इससे अगर मैं बाहर निकल गया तो आउटसाइड वाला केस आ गया। बोले हाँ, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी? के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। मतलब तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी हमारी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी आर स्क्वायर के। तो अब ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? के क्यू बाय आर स्क्वायर। इससे पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्यों नहीं बनाई? क्योंकि इससे पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो जीरो से लेके ओ पॉइंट से लेके आर डिस्टेंस तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो है। फिर आर डिस्टेंस पे एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड आई के क्यू बाय आर स्क्वायर, एंड जैसे हम थोड़ा सा और आगे गए तो आउटसाइड वाला केस आ गया, एंड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। तो वो ऐसा आ गया। ये एक कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि रेडियस कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है। तो ये एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है आर पे, सरफेस पे। इतना आया? ठीक है, अब मिटा लो, ओ सॉरी, अब छाप लो, मैं मिटाऊंगा, है ना। छापो। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कब, एक क्वेश्चन पूछा गया था जे मेंस
JEE मीन्स 2021 में। बोले क्या पूछा था, क्या पूछा था, क्या पूछा था, मैं बताऊँ क्या पूछा था, बताओ बताओ बताओ। तो जेई में 2021 में पूछा था कि हमारे पास एक छोटा सा कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। ये है मेरे पास एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, है ना। एंड इसके ऊपर मैंने कुछ चार्ज दिया हुआ है क्यू, इसके ऊपर मैंने कुछ चार्ज दिया हुआ है क्यू, ये सब कुछ क्वेश्चन में बताया हुआ है, ठीक है। एंड ये फिगर भी बनाई हुई थी। तो अगर ये चार्ज क्यू था तो वो चार्ज, क्योंकि ये कंडक्टिंग है तो इसके सरफेस पे आ जाएगा। बोले हाँ, बात तो सही है। एंड इसी स्फीयर का रेडियस कितना दिया हुआ था, रेडियस दिया हुआ था कैपिटल आर। बोले बहुत बढ़िया। अब ये क्या बोला कि इस स्फीयर को हमने क्या किया, एक बड़े शेल में मतलब शेल मतलब हॉलो स्फीयर के अंदर रख दिया, ठीक है। हॉलो स्फीयर का मतलब क्या है, हॉलो स्फीयर मतलब एक ऐसा स्फीयर जो कि अंदर से खाली है। हाँ, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ था, इनर रेडियस और आउटर रेडियस। इनर रेडियस और आउटर रेडियस मतलब देखो, ये है मान लो मेरे पास एक शेल, है ना। अब ये अंदर से खाली है, यहाँ अंदर कुछ भी नहीं है। अब ये शेल अगर थोड़ी सी मोटी हो तो मतलब यहाँ मैटर भरा हुआ है, मैटर हो गया भाई मैटर, यहाँ मटेरियल भरा हुआ है बट अंदर खाली है, अंदर पूरा खाली है। ये एक स्फीयर है ऐसा, है ना। अब इनर रेडियस मतलब सेंटर से लेके यहाँ तक ये हुआ इनसाइड वाला सर्कल इनर रेडियस, यहाँ से लेके बाहर तक ये हुआ आउटर रेडियस। समझ में आया इनर रेडियस आउटर रेडियस मतलब। हाँ, तो वैसे ही यहाँ पे भी दिया हुआ था कि इस सॉलिड स्फीयर को हमने रख दिया किसके अंदर, एक शेल के अंदर, एक ऐसे ही शेल के अंदर जिसका इनर रेडियस है ए और आउटर रेडियस है बी। ओए होए वाह। एंड एक आउटर रेडियस है छी, छी छी क्या कर रहा हूं मैं। है ना। एक सेकंड रुकना, मैं अपने मार्कर को थोड़ी सी इंक पिला दूं, बेचारा मेरा प्यासा मार्कर। ठीक है, तो क्या बोला, एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर किसके अंदर है, एक स्फेरिकल शेल के अंदर है। एंड इसी स्फेरिकल शेल का जो इनर रेडियस है वो है ए, एंड जो आउटर रेडियस है वो है बी। तो हमें इसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ग्राफ बनाना है, कि वो कैसा होगा, कैसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको मिटा दो। समझ में आ गया ना स्फेरिकल शेल का मतलब। हाँ, अब हम क्या करें, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम सबसे पहले एक ग्राफ बनाते हैं। बोले जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता तो हम ग्राफ कैसे बनेंगे। अरे बता रहा हूँ भाई कैसे बनेंगे। ठीक, एक सीधी लाइन भी नहीं खींची जाती, बताओ। हम्म, तो ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक तो है सेंटर ओ, है ना, एक तो है सेंटर ओ जहाँ पे डिस्टेंस 0 है। हम सारे डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, सेंटर से लेंगे। उसके बाद है रेडियस आर, ठीक है भाई। तो आर रेडियस, उसके बाद है इनर रेडियस ए, फिर है आउटर रेडियस बी। ये सारे हमारे पास डिस्टेंसेस हैं। एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है हमारा डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर। ओके, अब यहाँ पे देखना अलग अलग एरियाज को ना अलग अलग कुछ नाम दे रहे हैं।
बोले क्या नाम? अंदर वाले एरिया को मैंने नाम दे दिया कैपिटल ए, स्फीयर के अंदर। अच्छा, अब इस स्फीयर के बाहर एंड ये वाले एरिया को मैंने नाम दे दिया बी। ओके, इन दोनों शेल्स के बीच में ये डिस्टेंस हो गया और ये एरिया हो गया सी। ये पूरा इसके बीच वाला जो है ना, ये पूरा एरिया है ना। एंड इस सभी चीज के बाहर, इस सब के बाहर एक एरिया है, वो है डी। क्या इतना आया? हाँ। अच्छा, अगर मैं ए वाले एरिया की बात करूं, अगर मैं ए वाले एरिया की बात करूं, तो ये तो इनसाइड स्फीयर है। एंड इनसाइड स्फीयर जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। बोले हाँ। तो ए वाले एरिया तक मतलब इनसाइड कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, मतलब जीरो से लेके आर तक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। फिर आर पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, आर पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर जो भी है। हमें वो नहीं करना, ग्राफ में एकदम वो नहीं बताया गया था कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब कुछ हमें नहीं निकालना। हमें सब निकालने की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, क्या होगा, मतलब होगी या नहीं होगी, वैसे ग्राफ बनाना एक। अभी बनाऊंगा तो समझ में आएगा। अच्छा, अगर मुझे बी पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरा काम है गॉसियन सरफेस बनाना। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां एक गॉसियन सरफेस बनाओ, है ना। तो गॉसियन सरफेस मैंने एक सिमेट्रिकल बना लिया, एक स्फीयर। अब देखना, क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर, क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है? बोले हाँ है, ये वाला चार्ज है। मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि अंदर चार्ज है। अच्छा, अब इसका मतलब बी वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ए वाले देखो, ए वाले रीजन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, बी वाले रीजन में होगी क्योंकि अंदर चार्ज है। बहुत बढ़िया। अब देखना, ये सारी की सारी जो शेल्स है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब यहाँ चार्जिंग बाय इंडक्शन हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस वाली पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। बोले हाँ। अगर ये पूरा प्लस क्यू है तो यहाँ पे इंडक्शन हो जाएगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन, एंड यहाँ पे आ जाएगा सारा माइनस चार्ज। बोले हाँ। अच्छा, अगर यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया तो आउटर वाली शेल पे इक्वल एंड अपोजिट इंडक्शन हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। बोले हाँ। तो सिनेरियो कुछ कैसा बना, सिनेरियो कुछ कैसा बना, अंदर है हमारे पास एक स्फीयर, उसके बाहर है एक शेल, एंड उसके बाहर मतलब ये पूरी मोटी सी शेल है, ठीक है। यहां पे था पॉजिटिव चार्ज, एंड क्योंकि ये सारे कंडक्टिंग थे तो इंडक्शन की वजह से यहां माइनस चार्ज आ गया इस सरफेस पे, है ना। क्या दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये था पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ इंडक्शन हो गया, एंड आ गया नेगेटिव चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट। एंड क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज था तो यहाँ पे फिर से इंडक्शन हो गया, एंड ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। इतना आ रहा है? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हमें इतना पता चला। अच्छा, अब सी रीजन की बात करें तो सी रीजन है ये वाला। फिर से वही बात कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां गॉसियन सरफेस बनाओ। तो यहां एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा इस सी रीजन से पास करता हुआ। हालांकि बहुत ज्यादा खिचपिच हो गई होगी, बट थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जब मैंने सी रीजन से गॉसियन सरफेस बनाया तो मैंने ये देखा कि, देखना ये होगा ना गॉसियन सरफेस, तो ये होगा ना, है ना। बोले हाँ ये होगा। अब इसके अंदर देखना, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इंडक्शन में क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इंड्यूस होते हैं। तो अगर ये पूरा प्लस क्यू था तो उतना ही इक्वल माइनस क्यू भी यहाँ पे आ गया है। इसका मतलब नेट चार्ज अंदर कितना हो गया, जीरो, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। देखना, इस सी वाले गॉसियन सरफेस के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही
नेगेटिव चार्ज है, बोले हाँ। तो अंदर नेट चार्ज 0 हो गया। तो यहाँ पे भी अगर नेट चार्ज ही अंदर 0 है तो कोई फ्लक्स नहीं होगा, कोई फ्लक्स नहीं है मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। जब अंदर नेट चार्ज 0 है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। इसका मतलब सिर्फ बी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, सी रीजन में भी नहीं है। एंड बी रीजन कहां से कहां तक है? इसके सरफेस से लेके यहां तक, इसके सरफेस से लेके यहां तक, मतलब ये है इसका सरफेस, हाँ। एंड कहां तक? बोले यहां तक, क्योंकि इसके बाद तो सी रीजन आ जाएगा, हाँ। मतलब आर डिस्टेंस से लेके ए डिस्टेंस तक, ये वाला डिस्टेंस, यहां तक डिस्टेंस आर था, देखो यहां तक डिस्टेंस आर था इसके सरफेस तक, हाँ। तो यहां से लेके यहां तक, आर से लेके ए तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड देन सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बोले हाँ। इसका मतलब अभी थोड़ा सा समझना, 0 से लेके आर तक कौन सा केस था? इनसाइड स्फीयर। तो 0 से लेके आर तक तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। फिर सरफेस वाला केस आ गया एट आर। जब ये आर डिस्टेंस आया तो क्या ये स्फीयर का सरफेस था? बोले हाँ, ये तो स्फीयर का सरफेस था। तो अब ये आ गया सरफेस वाला केस। तो सरफेस वाले केस पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आई होगी, बोले हाँ, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आई होगी। अब उसके बाद हमने देखा कि आर से लेकर ए डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, हाँ। आर से लेके ए डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट सी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई। इसका मतलब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी थी तो धीरे धीरे वो कम हो रही होगी, कम हो रही होगी, कम हो रही होगी, एंड यहाँ तक आ गई। क्यों? क्योंकि ए से बाहर ये डिस्टेंस ए था ना, ये डिस्टेंस ए था ना, क्योंकि जैसे ही हम ए से बाहर आए, जैसे ही हम ए से बाहर आए तो ये सी रीजन आ गया। ये पूरा रीजन कौन सा है? ये पूरा सी रीजन है। तो ए के बाद एंड ये डिस्टेंस है बी, मतलब ए और बी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी नहीं है। देखना, ये है पूरा डिस्टेंस ए एंड ये है पूरा डिस्टेंस बी, है ना। और ये जो सी वाला रीजन है वो यहां से लेके यहां तक है, हाँ। मतलब ए और बी के बीच में, ए और बी वाले डिस्टेंस के बीच में। इसका मतलब ए और बी वाले डिस्टेंस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर कम हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से तो 0 नहीं होगी ना, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, एंड देन 0 होती जाएगी, बोले हाँ। इतना आया, यही था सबसे मुश्किल पार्ट। अब दूसरा आ गया डी रीजन। डी रीजन मतलब यहां तक डिस्टेंस बी था, अब ये बी से भी आगे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। यहां तक डिस्टेंस था बी, अब ये बी से भी डिस्टेंस आगे की बात कर रहे हैं। ये था डिस्टेंस डी, मतलब सॉरी, ये है रीजन डी। अच्छा, रीजन डी, क्या ये पूरा आउटसाइड वाला केस है? बोले हाँ, ये तो पूरा आउटसाइड है। अब अगर मैं आउटसाइड में एक गॉसियन सरफेस बनाऊं, अब अगर मैं आउटसाइड में एक गॉसियन सरफेस बनाऊं तो वो कैसा बनेगा? आउटसाइड में एक गॉसियन सरफेस बना दिया, है ना। रफ में यहां बना के दिखाता हूं। ये है आउटसाइड वाला गॉसियन सरफेस। अब इसके अंदर कौन कौन से चार्जेस हैं? बोले एक है प्लस क्यू, एक है माइनस क्यू, एंड एक है प्लस क्यू। यही सारे चार्जेस ही तो हैं, प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू, यही सारे चार्जेस ही तो हैं। बोले हाँ, बात तो सही है। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू कैंसिल हो गए, बचा कितना? प्लस क्यू। एंड है भी ये आउटसाइड वाला केस, एंड ये सारे के सारे स्फीयर्स हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितनी आती है किसी स्फीयर की वजह से? के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। बोले हाँ, बात तो सही है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर आ जाएगी आउटसाइड डी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड। बोले हाँ। अच्छा, अब देखना, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट यहाँ पे निकालूं बी पे, सेंटर से लेके बी डिस्टेंस तो जस्ट यहाँ पे, तो क्या ये सरफेस हो जाएगा? बोले हाँ। यहाँ पे जो डिस्टेंस है आर वो बी के बराबर हो चुका है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आई होगी के क्यू बाई बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ आई होगी बी डिस्टेंस पे, हाँ। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इतना आया, इतना आया, हाँ। बहुत ज़्यादा मतलब वो तो नहीं है, मुश्किल सवाल तो नहीं है, बट फिगर इसकी ऐसी बन गई कि कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो मैंने क्या कहा, 0 से लेके आर तक इनसाइड है, तो इनसाइड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आती, ठीक है। फिर आर पे सरफेस आ गया, आर पे सरफेस आ गया तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आई होगी। फिर आर से लेके ए तक कौन सा रीजन है? बी रीजन है हमारे पास।
कौन सा रीजन है? बी रीजन है। एंड बी रीजन में हमने देखा चार्ज एनक्लोज हो रहा था कुछ ना कुछ, क्यू चार्ज, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई होगी। ठीक है, अब सी रीजन में हमने देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, क्योंकि चार्ज नेट जीरो हो गया अंदर का, जितना नेगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज, तो नेट चार्ज जीरो हो गया। मतलब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो जरूर ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई होगी, तभी तो जीरो हुआ होगा। हाँ, तो हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दिया। ठीक है, अब हम बी पे आए तो फिर से सरफेस की वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब जब हम आउटसाइड पहुंच गए, बी से भी बाहर, ये बी डिस्टेंस से भी बाहर पहुंच गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई? के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी वेरी करेगी के क्यू बाई आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्या इतना आया? ठीक है, इतना आया, देख लो इसको अच्छे से एक बार। हो गया, देख लिया। तो यहीं पे करते हैं इस लेक्चर को समाप्त। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो एक बार इस फिगर को खुद से बना के देखना, एक बार इसको दोबारा देख लेना थोड़ा सा पीछे करके। एंड जो जो मैं गॉसियन सरफेस बनाते जा रहा हूँ वो भी अपनी रफ नोटबुक में अच्छे से बनाते जाना। जब खुद स्टेप बाय स्टेप करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहीं पे करते हैं इस लेक्चर को समाप्त। नोट्स इसके बना लेना, इसको रिवाइज कर लेना और देख लेना कोई और क्वेश्चंस आए होंगे तो इसके कर लेना। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।